मैंने 4:30 बजे काम खत्म किया। 15 मिनट में सब कुछ समेटा और 4:45 बजे बैंक से बाहर निकला। मेरा ब्रांच इंदिरा नगर इलाके में, घर नील चौक में। मैं घर पैदल लौटा। लगभग 20 मिनट लगते हैं घर पहुंचने में। 5:05 हुए होंगे जब मैं घर पहुंचा। कल यानी 10 जुलाई को आप ऑफिस पैदल गए थे? जी। क्यों? बस यूं ही। आपकी पत्नी सरिता, उन्होंने सुबह कुछ कहा था आपसे? ऐसा कुछ अलग से तो नहीं कहा, बस वही रेगुलर 8:30 को रोज की तरह नाश्ता हुआ। लीजिए। ओहा, ग्रेट। टीना सो रही? उठ तो गई थी, लेकर आती हूँ। गुड मॉर्निंग टीना बेटू, हाउ आर यू? फाइन पापा। देखिए आपकी मम्मा ने पोहा बनाया, आपका भी फेवरेट है ना ये तो। अब जब तक टीना अपना नाश्ता और दूध नहीं खत्म कर लेती तब तक आप भी ऑफिस नहीं जाएंगे। प्लीज टीना बेटू ऐसा मत करो। जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लो, नहीं तो पापा को सजा मिलेगी। रोज जैसा दिन था, लेकिन रोज जैसी शाम नहीं थी। हमें फोन करके बुलाया गया और जब हम आपके घर पहुंचे तो पीछे का दरवाजा खुला लगता है। चेक करो, मैं बेडरूम में देखता हूँ। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे देखना है कि मेरी वाइफ और बेटी कहाँ है। सर जी, पूरे घर में खून फैला हुआ है, क्राइम सीन है ये। बेहतर ये होगा कि आप अंदर न जाएं। पर इतनी खामोशी क्यों है अंदर? उनकी आवाजें सुनाई क्यों नहीं दे रही? धीरज जी, संभालिए अपने आप को। एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं। शाम तकरीबन 6:15 बजे आपके पड़ोसी ने हमें फोन किया। उससे पहले क्या हुआ? वही जो मैंने आपको बताया सर। 5:05 पर मैं घर पहुंचा। आपके पास घर की चाबियां नहीं थी? जरूरत नहीं पड़ती थी, सरिता हमेशा घर पर ही रहती। आगे क्या हुआ? सर मैंने घर का मेन स्विच ऑफ कर दिया। घर का मेन स्विच क्यों ऑफ किया आपने? क्योंकि सर मुझे लगा कि सरिता ने बेडरूम का एसी ऑन कर रखा होगा। तो हमारा एसी शोर बहुत करता है, मुझे लगा शायद डोरबेल सुनाई नहीं दे रही उसे। और आपकी बेटी टीना, वो भी अक्सर शाम को 6 बजे गहरी नींद में सो जाती थी? जी नहीं, वो मेंटली और फिजिकली चैलेंज थी। खुद उठकर दरवाजा नहीं खोल सकती थी। तो ये मेन स्विच ऑफ करना आपका रूटीन था? अक्सर होता था। आगे? मैंने कल भी मेन स्विच ऑफ कर दिया। सरिता को फोन लगाया उसके मोबाइल पर वो उठा नहीं रही थी। फिर मैं फिर से दरवाजे के पास गया। सरिता, सरिता! लगभग आधा घंटा हो गया था। सरिता को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। फिर मैं ड्राइंग रूम की खिड़की की तरफ गया। सरिता! 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 अब मुझे टेंशन होने लगी
कि आखिर हुआ क्या है अंदर, क्योंकि सरिता कहीं बाहर तो जाती नहीं थी टीना को अकेला छोड़कर। सरिता! 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 टीना! धीरज जी, क्या हुआ धीरज जी? पता नहीं रतन जी, क्या प्रॉब्लम है? पिछले 45 मिनट से कोशिश कर रहा हूँ, सरिता दरवाजा ही नहीं खोल रही है। अंदर खून है जमीन पर। खून? रतन जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, पुलिस को बुलाते हैं। सरिता! मेरे पड़ोसी रतन कुमार ने आपको फोन किया था सर, फिर आप लोग आ गए। आइए सर। सर, दरवाजा अंदर से बंद है, चाबी मेरे पास नहीं है। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। तोड़ दीजिए सर, मेरी बेटी और बीवी अंदर है सर, प्लीज। मैं से हो जा, 1 मिनट रुकिए। अंदर खून है, जाहिर सी बात है कुछ हुआ, हमें चेक करने दीजिए प्लीज। लोकेश। जी सर। आपके पास घर की चाबियां नहीं थी? नहीं थी, मैंने बताया आपको। लेकिन आपने हमें यह नहीं बताया कि आपके घर के पीछे भी एक दरवाजा है। क्यों? हमें आपके घर के अंदर मेन दरवाजा तोड़कर दाखिल होना पड़ा। वो निकल गया दिमाग से। लेकिन पीछे का दरवाजा हमें खुला हुआ मिला। सर, पीछे का दरवाजा खुला हुआ है सर, ये सारे पैरों के निशान बाहर की तरफ जा रहे हैं। टायर्स के निशान। कातिल शायद 2 व्हीलर से इस तरह भागा होगा, या भागे होंगे स्कूटर या बाइक। सर, पैरों के निशान वहां तक जा रहे हैं और वहां से वापस फिर स्कूटर की तरफ आए। FSL बुलवाओ और क्राइम सीन सिक्योर करवाओ। पूरा एरिया अंदर बाहर एक कोना सर्च करवाओ। ऑब्वियसली ये दरवाजा आप लोगों ने तोड़ा है, तो ये दरवाजा एविडेंस लिस्ट में नहीं होगा। करेक्ट। इस दरवाजे पे कोई भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। मैंने भी सबसे पहले यही नोटिस किया। सर, यहाँ कुछ है। जब हम किचन स्कैन कर रहे थे, ये चीजें मिसिंग लग रही हैं। कातिल ने शायद विक्टिम सरिता हुजा के सर पर इन्हीं से वार किया होगा। उसके बाद उसने सारे एविडेंस यहाँ डंप किए होंगे, फिर वापस वहां गया और 2 व्हीलर लेकर निकल गया। और यहाँ गार्डन की मिट्टी कातिल की फुटवेयर से चिपक गई होगी। हम खून से सने हुए फुटप्रिंट्स के ट्रेसेस ले लेते हैं, टेस्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि अटैकर या अटैकर्स के पास एक थैली या एक बैग और भी रहा होगा, जिसमें चोरी का हुआ सामान उन्होंने रखा और भाग गया, या फिर भाग गए, क्योंकि बेडरूम में काफी उथल पुथल है। लॉकर में कुछ कैश या ज्वेलरी था। एक बार मैं अपनी बेबी और बेटी को देख सकता हूँ? आपको उस घर में रहते हुए तकरीबन 20 साल तो हो गए होंगे। जी हाँ। लेकिन आपके घर के पीछे एक और दरवाजा भी है, ये आपको याद नहीं आया? नहीं आया याद सर। जब खिड़की का कांच तोड़कर मैंने अंदर खून देखा तो मेरी सोच सुन पड़ गई थी।
फुटप्रिंट्स के बगल में भी खून की बूंदें थी और मेरा अनुमान है कि फुटप्रिंट्स और उसके बगल वाली बूंदों के ब्लड ग्रुप्स आपस में मैच नहीं होंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। चाकू टूटा हुआ है, आधा चाकू विक्टिम सरिता के एब्डोमेन में लॉन्च और इसका ये हैंडल जो हमें उस बैग से मिला, ये दोनों आपस में मैच करते हैं। इसका मतलब ये एक ही चाकू। सर, मैंने कातिल की संभावित मूवमेंट्स और क्या क्या हुआ होगा उसका एक रफ मैप बनाया है। 30 मिनट्स में प्रेजेंट करूंगा। जल्दी करो। टीना की बॉडी हमें उसके बेड पर मिली थी। मरने से पहले टीना ने काफी स्ट्रगल किया। ये देखिए नाखून। विक्टिम ने कातिल को खरोचा है। न माँ पर हुआ न बेटी पर। माँ और बेटी की मौत के बीच में ज्यादा टाइम डिफरेंस नहीं रहा होगा। लगभग कुछ नहीं। 10 जुलाई की शाम को 3 और 4 बजे के बीच ये दोनों मर्डर्स हुए और अगर अपर लिमिट पकड़े तो 4:30। हस्बैंड धीरज आहूजा ने हमें बताया कि वो अपने घर 5:05 पर पहुंचे थे और वो बैंक से निकले थे तकरीबन 4:45 बजे। भैया, कल शाम को हुए हैं सब और आपने हमें आज बताया। उमेश, मैं होश में नहीं था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। जीजू, जीजू मेरी कल ही तो बात हुई थी सरिता दीदी से, तब सब कुछ ठीक था। ये अचानक कैसे हो गया? पता नहीं करुणा, पता नहीं। मैं बस ऑफिस से घर लौटा और धीरज जी, आपने अभी तक बताया नहीं कि घर में से क्या क्या चोरी किया गया हो सकता है। सारी ज्वेलरी हमारी बैंक लॉकर में रहती है। घर में कैश था लगभग 25,000 रुपए। ये 25,000 कैश आपने आजकल में रखा था या पहले से यहाँ पे मौजूद था? 4 दिन पहले विथड्रॉ किया था। सर, 1 मिनट। सर, इस कॉलोनी में तो सीसीटीवी नहीं है, लेकिन सामने वाली बिल्डिंग में भी हाल ही में सीसीटीवी लगाया गया है। एक काम करो, कल यानी 10 जुलाई के सारे दिन की सीसीटीवी फुटेज मंगवा लो। इनफैक्ट कुछ दिन पहले की भी मंगवा लो। जी सर। शायद सर कातिल का इस घर में बार-बार आना जाना रहता था। हो सकता है। घर में फोर्स एंट्री के निशान तो है नहीं। ये सामने वाला दरवाजा तो खैर हमने ही तोड़ा है, जरूर पिछले दरवाजे से आया होगा। ये मुझे चोट आई जब मैंने खिड़की से पर्दा हटाने की कोशिश की। जीजू, सरिता दीदी से कल कोई मिलने आने वाला था क्या? मुझे उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया। नीलेश ने क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया है और मेरा और आपका अनुमान लगभग एक जैसा ही। आंसर, क्राइम सीन पर 2 ब्लड ग्रुप सैंपल्स मिले। पहला AB पॉजिटिव और दूसरा है O पॉजिटिव। AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव। विक्टिम सरिता आहूजा का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव था और उनकी बेटी टीना का A पॉजिटिव। और क्योंकि टीना का खून तो बहा ही नहीं था, इसलिए O पॉजिटिव शायद कातिल का ब्लड ग्रुप। ये फुटप्रिंट वाला ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है जो कि सरिता का था और उसके बगल में ये जो ड्रॉप्स हैं इसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। मतलब कातिल जख्मी हुआ और ये खून की बूंदें उसके जख्मी राइट हैंड की शायद। क्वाइट पॉसिबल। वो अपने इंजर्ड राइट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड से पकड़कर बेडरूम नंबर 2 से बेडरूम नंबर 1 की तरफ गया होगा और इस दौरान दोनों जगह लेफ्ट हैंड की उंगलियों के निशान हैं। अंगूठे की पोजीशन से पता चला कि ये फिंगरप्रिंट्स लेफ्ट हैंड की है। लॉकर चाबी से खोला गया, तोड़ा नहीं गया, कोई फोर्स नहीं। लॉकर की चाबी कबर्ड में रहती है, कपड़ों के नीचे। जो कातिल को पता थी। कातिल आपकी जान पहचान का या धीरज? मेरी जान पहचान का? या फिर शायद आपकी फैमिली की जान पहचान का? कोई जान पहचान का आदमी मेरी सरिता और टीना को क्यों मारेगा? कल ही सरिता दीदी से कह रही थी कि अगले हफ्ते मैं उन्हें मिलने आ जाऊंगी। काफी दिन हो गए थे उनसे मिली नहीं थी और आज जब आई हूं तो दीदी टीना
आपका ब्लड ग्रुप क्या धीरज? मेरा ब्लड ग्रुप जी, आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। पर क्यों? किचन में ब्लड के फुटप्रिंट वाले कोई निशान नहीं है। इसका मतलब कातिल ने विक्टिम सरिता के सर पर बेलन से वार शायद किचन में किया हो। ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं। श्योर, लेकिन हमारी हाइपोथेसिस, हमारा अनुमान हकीकत से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो सकते, क्योंकि किचन में ब्लड की कुछ ही ड्रॉप्स मिली हैं, जिसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, जो कि सरिता का ब्लड ग्रुप। सर पर वार होते ही सरिता खुद को बचाने के लिए किचन बेडरूम की तरफ भागी होगी, खुद की और बेटी की फिक्र में, और कातिल ने शायद चकला उठाकर उसका पीछा किया। फिर उसने चाकू से सरिता पर स्टैबिंग। ये चाकू कातिल अपने साथ लेकर आया होगा? नो, ये चाकू सरिता के किचन का ही है। सर, सरिता किचन में थी, आटा गूंदा हुआ था, सब्जियां काटी जा रही थी, खाना बनाने की तैयारी हो रही थी जब अटैक हुआ। ये चाकू कातिल ने वहीं से उठाया होगा। चाकू घर का ही है, मैंने क्रॉस चेक करवाया है। जी हाँ, हमारी किचन का है। कातिल ने सरिता के सर पर बेलन से वार किया किचन में। उस दौरान उसका राइट हैंड इंजर्ड हुआ होगा और चाकू का एक हिस्सा सरिता के पेट में रह गया। उसके बाद उसने टीना को भी मार डाला, लेफ्ट हैंड से गला दबाकर। जिस वक्त टीना पर अटैक हुआ वो अपने बेड पर सो रही थी। टीना ने फाइट बैक किया लेकिन बच नहीं पाई। कुछ ऐसा ही हुआ होगा। कातिल पक्का राइट हैंड में इंजर्ड हुआ होगा। मैंने टीना के गले पर पड़े मार्क्स के प्रिंट्स को ब्लो अप किया, लेफ्ट हैंड का निशान। इसी लेफ्ट हैंड से उसने कबर्ड खोला और फिर कपड़ों के ढेर के नीचे से लेफ्ट हैंड से ही उसने लॉकर की चाबी निकाली और फिर लेफ्ट हैंड से ही लॉकर खोलकर उसमें से 25,000 रुपये में निकाल लिए। उसके बाद कातिल ने सारे अहम सुराग इकट्ठे किए और घर के पीछे वाले गार्डन में फेंक कर चला गया। सब कुछ बाएं हाथ से किया गया। पीछे का दरवाज़ा खोलना, बैग फेंकना। मैंने मिस्टर आहूजा से कंफर्म किया है, वो बैग भी इसी घर को बिलोंग करता है। और घर के पीछे वो जो टायर के निशान मिले, वो किसी बाइक के नहीं बल्कि किसी गियरलेस स्कूटर के टायर के निशान। जी नहीं, ये कंपाउंड वाले स्कूटर के टायर के निशान नहीं है। मैंने कत्ल वाली रात को उस स्कूटर की पूरी स्कैनिंग की थी, टायर एक एक पुर्जा स्कैन किया था। ये मिस्टर आहूजा का स्कूटर नहीं है। तो धीरज आहूजा ने किसी और स्कूटर वाले को सुपारी दी अपनी बीवी और अपनी फिजिकली और मेंटली चैलेंज बेटी को मारने की। वेल इंस्पेक्टर, अब यहाँ से आपका डिपार्टमेंट है। मेरा काम था क्राइम सीन रिक्रिएशन की ब्लूप्रिंट तैयार करना, और अभी तक की डिटेल है कि कातिल एक सिंगल आदमी है, उसके राइट हैंड में चोट लगी है और उसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। क्राइम सीन पर मिले सुरागों को बड़ी ही बारीकी से स्टडी करके फोरेंसिक टीम ने इस हत्याकांड का एक तरीके से एक्शन रिप्ले रचा। अब यह जानना था कि कातिल कौन था, उसने डबल मर्डर क्यों किए, और क्या यह 25,000 रुपए की चोरी सिर्फ एक पर्दा था पुलिस को गुमराह करने के लिए। और अब पुलिस कैसे पहुंचेगी कातिल तक? मैंने सुपारी दी अपनी बीवी और बच्ची को मरवाने के लिए। धीरज जी, इतना तो पक्का है कि सिंपल चोरी के दौरान हुए मर्डर्स का केस तो नहीं है। और आप कह रहे हैं कि नहीं। मैं यही कह रहा हूं कि ये दोनों मर्डर्स आपने करवाए, क्योंकि घर के अंदर कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं है। कातिल को घर के अंदर वेलकम किया गया, और यह भी हो सकता है कि आपकी पत्नी उसी के लिए खाना बना रही थी। आपकी पत्नी सरिता जी ने अटैक एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, और आपकी बेटी टीना, जो कि पहले से ही फिजिकली और मेंटली चैलेंज थी, उसने स्ट्रगल तो की लेकिन फिर भी खुद को नहीं बचा पाई। और मैंने अपनी टीना और बीवी को मरवाया, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। किस बेसिस पे? कि मेरी बीवी खाना बना रही थी, लॉकर की चाबी की लोकेशन किलर को पता थी, क्योंकि मुझे पीछे के दरवाजे के बारे में ख्याल नहीं आया था। हम पिछले 10 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और धीरज जी और उनकी फैमिली को अच्छी तरह से जानते हैं। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि टीना दिमागी तौर पर कमजोर थी। सरिता जी का लगभग सारा समय उसी को संभालने में ही जाता था। धीरज आहूजा और सरिता आहूजा के बीच संबंध कैसे थे? संबंध तो अच्छे ही थे। हाँ, वैसे कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन क्या है ना, सरिता जी बहुत बड़े फैमिली को बिलोंग करती थी। मेरा मतलब है पैसे वाली फैमिली से, और धीरज जी हमारे जैसे वर्किंग क्लास। पर शारदा, ये तब की बात है जब उन लोगों की शादी हुई थी। शादी के इतने सालों बाद ऐसी कोई भी बात नहीं थी। पर आप सोचिए ना जरा, सरिता जी हमेशा कार में ट्रैवल करती थी और धीरज जी हमेशा स्कूटर पे दिखाई देते थे। हम सर, हमें कुछ नहीं पता। अगर कोई बात रही भी होगी तो पति पत्नी के बीच में रही होगी। पति पत्नी के बीच? ये आपके घर के सामने वाली बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज है।
ये 10 जुलाई की सुबह को आप अपने घर से ब्रेकफास्ट करके बैंक के लिए निकले। और उसी शाम 5:02 पर आप बैंक से घर लौटे, और वो भी पैदल। पर आप ये मुझे क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि धीरज जी कुछ तो ऐसा है जो हमें नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है सर? आपके सुबह बैंक जाने से लेकर शाम घर लौटने तक हमें आपके घर के पास शक करने जैसा कुछ नहीं दिख रहा। कातिल आपके घर के अंदर पीछे के दरवाजे से दाखिल हुआ, पर अफसोस पीछे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, और ये बात शायद कातिल को अच्छी तरह से पता थी। आपके घर की बैक साइड कन्वीनियंट है किसी के भी आने के लिए। कोई सीसीटीवी नहीं, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, पंप हाउस है, डेड एंड सा, और एक पतली सी गली है जो चौल से गुजरकर सीधी आपकी कॉलोनी में दाखिल होती है। जाहिर सी बात है, वो चुपके से आया और चुपके से चला गया, और कोई नहीं देख पाया, और यही हुआ। आप अभी भी ये साबित करना चाहते हैं कि मैंने किसी को बैक साइड से अपने घर भेजा सरिता और टीना का मर्डर करने? हम पिछले 3 दिन की नहीं बल्कि 1.5 हफ्ते की सीसीटीवी फुटेज खंगाल चुके। तो हमने देखा कि आप हर रोज सुबह अपने घर से बैंक स्कूटर पर जाते हैं और स्कूटर पर ही वापस आते हैं, और आपके वापस आने का टाइम होता है तकरीबन 4 से 4:30 के बीच। लेकिन 10 जुलाई की सुबह आप अपने घर से बैंक पैदल चलकर गए और पैदल ही वापस आए, और आपके लौटने का वक्त है 5:02। आपकी रोजाना की टाइमिंग से लेट, अच्छा खासा लेट, आधा घंटा। आप भी सर्विस ही करते हो? कभी बैकलॉग नहीं होता? कोई अर्जेंट काम, फाइलिंग रेडी करना, भेजना? वाकिफ होंगे इस सबसे? बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, इसलिए हमने आपके बैंक के स्टाफ से बात की। किसी को भी आपके बैंक में आधा घंटा ज्यादा रुकने पर शक नहीं, क्योंकि आप बैंक के मैनेजर हैं। पर आपको शक है मेरे ओवर टाइम करने पर, मेरे पैदल घर लौटने पर, जो कि आपको लगता है कि मैंने जानबूझकर किया? हमें तो लग रहा है, और हमें शक है, पूरा शक है, और आप साबित कीजिए कि हमारा यह शक बेबुनियाद है। सर, इस बात पर कोई शक नहीं है कि हमारी फैमिली और जीजू की फैमिली में हमेशा से क्लास डिफरेंस रहा है। हमारी फैमिली वेल ऑफ है, जीजू की मिडिल क्लास। तो इस डिफरेंस से आपके जीजू को कोई तकलीफ होती थी? 23 साल की शादी थी सर, एडजस्ट हो गए थे। पक्का एडजस्ट हो गए थे? देखिए सर, मेरे जीजू बहुत ही सिंपल इंसान है, पर बहुत मेहनत करके उन्होंने अपने लिए एक पोजीशन बनाई है। तो आपके जीजू की ये पोजीशन सरिता जी के लिए काफी थी? दीदी ने कभी अपनी लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस नहीं किए। घर में एक एसी चाहिए थी तो एसी लग गई थी। दीदी को कार की आदत थी, जीजू को नहीं थी, फिर भी उन्होंने दीदी के लिए कार खरीदी। दीदी हमेशा कार से ही आती जाती थी हर जगह, पर जीजू कार इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनके कुछ उसूल हैं, वो उनके हिसाब से ही चलते हैं। टीना क्या? टीना हैंडीकैप थी ना? सर, आप ये कहना चाहते हैं कि टीना का स्पेशल चाइल्ड होने की वजह से उन दोनों के बीच कुछ तनाव? नहीं सर, वो दोनों टीना को बहुत प्यार करते थे। देखिए करुणा जी, डायरेक्टली पूछ रहा हूं, क्या टीना उन पर बोझ थी? ऑफ कोर्स नॉट। हमारी फैमिली, जीजू की फैमिली, जीजू के भाई उमेश जी, उनकी वाइफ रितु जी, उनके बच्चे प्रीति और अभिमन्यु, हम सब टीना को बहुत प्यार देते थे। आप एक मारी गई स्पेशल चाइल्ड को बोझ कहकर इस तरह उसका इंसल्ट न करें। हम किसी का इंसल्ट नहीं कर रहे। ये एक डबल मर्डर की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो एक चोरी के दौरान हुए नहीं लगते। ये एक सोची समझी साजिश रची गई थी। सर, टीना हमारे जिगर का टुकड़ा थी सर। लेकिन फिर भी उसे बेरहमी से मार दिया गया। क्यों सर, क्यों? वो हमारे दिलों को, हमारे घरों को खुशियों से भर देती थी सर। आप जिस घर में रहते हैं वो किसका है? ये मेरा है,
ये कैसा सवाल हुआ सर? ये जो आपका घर है वो आपका पुश्तैनी घर है? आपके पिताजी आपके लिए छोड़ गए थे? हाँ, और उसका इस सबसे क्या ताल्लुक? आपके बड़े भाई धीरज आहूजा, उनका भी इस घर में कोई हक है? सर वो मेरे बड़े भैया हैं, जाहिर है मुझसे ज्यादा हक उनका है इस घर पे, लेकिन उन्होंने कभी जताया नहीं सर। उन्होंने मुझे कभी जाने के लिए नहीं कहा, बल्कि खुद चले गए। और इस दरियादिली की कोई खास वजह? वो घर छोटा है, सरिता भाभी बहुत बड़े घर से बिलोंग करती थी, वो इस घर में कंफर्टेबल महसूस नहीं करती थी, इसलिए भैया ने अपने लिए दूसरा घर ले लिया। उनकी उतनी हैसियत भी है, काफी पढ़े लिखे हैं, बैंकिंग के एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर ली थी, बाद में फिर बहुत तरक्की की। और आप? सर मैं भैया जितना स्मार्ट नहीं हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, स्टॉक मार्केट में दलाली करके थोड़ा बहुत कमा लेता हूं। पर सर इस सब का इस हादसे से क्या ताल्लुक है? शायद नहीं या शायद है। लेकिन सर मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरे धीरज भैया सरिता भाभी और टीना का कत्ल कभी नहीं कर सकते। टीना उन पर कभी बोझ नहीं थी, वो हम में से किसी पर भी बोझ नहीं थी। तो फिर टीना का कत्ल क्यों हुआ अमीर जी? वो मैं कैसे बता सकता हूँ? आप इतना तो बता सकते हैं कि आपका बेटा अभिमन्यु इस वक्त कहाँ है? अभिमन्यु? उसे बीच में क्यों ला रहे हैं? क्योंकि वो आप लोगों के बीच में नहीं था। आपकी भाभी का कत्ल हुआ, आपकी भतीजी का कत्ल हुआ। वो ना तो धीरज जी के घर आया और ना ही उनके फ्यूनरल में शामिल हुआ। अभिमन्यु ने कुछ नहीं किया है? तो उससे करवाया गया। क्या? उमेश जी, क्या आपने अपने बेटे अभिमन्यु से अपनी भाभी सरिता और अपनी भतीजी टीना, इन दोनों का कत्ल करवाया? हम सारी डिटेल्स कलेक्ट करेंगे, पर इंस्पेक्शन के लिए हमें स्कूटर हिरासत में लेनी होगी। जितना छुपाओगी उतना और फंसोगी। मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हारे स्कूटर पर खून के धब्बे हैं। बोलो, कहाँ है तुम्हारा भाई अभिमन्यु? और तुम्हारे पापा का इन मर्डर्स में कितना हाथ है? ये क्या वाहियात आरोप लगा रहे हो? अभिमन्यु एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, टॉपर है। बहुत अच्छी बात है, हमें भी मिलना है आपके इस टॉपर बेटे से। उसका प्रोजेक्ट सबमिशन चल रहा है, तो अपने दोस्त के घर पर ही रह रहा है पिछले कुछ दिनों से। पिछले कुछ दिनों से मतलब 10 जुलाई। अभिमन्यु का फोन नंबर और दोस्त का एड्रेस लिखिए। जब मुझे पता चला कि किलर का राइट हैंड इंजर हुआ होगा मर्डर के दौरान, तो तभी मुझे अभिमन्यु भैया पर शक हुआ। अभिमन्यु के राइट हैंड पर 10 जुलाई को कोई घाव था? मम्मी मंदिर गई थी, पापा काम से बाहर गए थे, मैं घर पर अकेली पढ़ाई कर रही थी। भैया क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, तू दरवाजा बंद कर। आपके शर्ट पर खून क्यों है? और ये बैंडेज? बोला ना सब ठीक है। स्कूटी से गिर गया था, ग्लास से कट हुआ, डॉक्टर अंकल ने पट्टी कर दिया। सुन, अब मैं 2-4 दिन के लिए रुपेश के घर जा रहा हूँ, मम्मी पापा को बोल देना, ठीक है? वो पास की लॉन्ड्री में भी स्कूटर पर जाते, स्कूटर के बिना कहीं नहीं जाते, लेकिन सर उस दिन वो स्कूटर घर पर ही छोड़ गए थे। बाद में मम्मी ने मुझे उन्हें फ़ोन करने को भी कहा था जब ताईजी और टीना के मर्डर्स की खबर आई, लेकिन भैया ने मुझसे कहा कि वो बिज़ी है और बाद में फ़ोन करेंगे। लेकिन सर
वो एक बार भी नहीं आए। तभी मुझे और अजीब लगा। गुड, देर से आए पर दुरुस्त है। अच्छा कि तुमने ये सब कुछ अभी बता दिया। प्रीति, अभिमन्यु ने? मुझे नहीं मालूम मम्मी, भैया ने मुझे डायरेक्टली कुछ नहीं बताया। त्रिपाठी, मैं रुपेश के घर जा रहा हूँ और उमेश ओझा को वहीं पुलिस स्टेशन रुकने के लिए कहना। पता करते हैं उसकी एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट क्या है। सर, क्या हुआ? मेरा बेटा मिला? मिल जाएगा, और इस केस की सच्चाई भी बहुत जल्दी मिल जाएगी उमेश जी। सच्चाई छुपाई नहीं छुपती कभी। रुपेश वर्मा? जी सर। अभिमन्यु ओझा अंदर है? हाँ सर, अंदर ही है। बुलाओ। ये सारा मटेरियल फोरेंसिक जाएगा, सब कुछ स्कैन होगा। एनालिसिस रिपोर्ट मुझे जल्दी चाहिए। जी सर। तुम्हारा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। तुम्हारी स्कूटर मिली हमें, और स्कूटर पर तुम्हारे खून के धब्बे भी। तो बताओ, तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा? प्रणाम ताई जी। अरे अभी आ बेटा, आ अंदर। ये ले बेटा। आप ताया जी अंदर हैं? नहीं बेटा, आज ताया जी लेट है, ओवर टाइम चल रहा है। कभी आएंगे? कुछ बोल नहीं सकती। तुम सीधा कॉलेज से आ रहे हो? जी। आप ताई जी, एक बात करनी थी। पहले कुछ खा लो, खाना बना दो। ओके। ताई जी, नेक्स्ट वीक मेरे कॉलेज का सबमिशन है। एक प्रोजेक्ट है, मटेरियल्स लेने हैं। आप मुझे 2500 रुपये लगेंगे, हेल्प कर देंगे प्लीज? तभी तो मैं सोचूं, अभी तक मुद्दे पर क्यों नहीं आ रहे थे? ताया जी मुझे पैसे के लिए कभी मना नहीं करते थे। फीस के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए पापा के पास कभी इतने पैसे होते ही नहीं थे, और प्रोजेक्ट्स में एक्सपेंसेस बहुत हो जाते हैं। पर उस दिन ताया जी घर पर नहीं थे, और ताई तो ये जो तुम हेल्प हेल्प कह करके हर दूसरे दिन अपने ताई जी से जो पैसे ले जाते हो ना, उसका असली नाम है भीख। सिर्फ पढ़ाई के लिए पैसे मांगता हूँ ताया जी से, पापा के पास कभी इतने होते ही नहीं। और यहाँ तो पैसों का पेड़ लगा है। नहीं, कभी तुम आते हो, कभी खुद तुम्हारे पापा आते हैं। अगर इंजीनियरिंग करने की हैसियत ही नहीं थी तो एडमिशन ही क्यों ली? मेरिट स्टूडेंट हूँ ताई, स्कॉलरशिप भी मिलती है, बस पूरी नहीं पड़ती। मतलब तुम हर बार ऐसे ही आकर के पैसे मांगोगे। तुम्हारी ग्रेजुएशन होगी, फिर तुम्हारी बहन प्रीति कॉलेज जाएगी, वो पैसे मांगेगी। कभी तुम लोगों को ख्याल नहीं आता कि ताया जी की अपनी फैमिली भी है, टीना की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर के खर्चे हैं। पर नहीं, तुम लोगों का तो भीख मांगना रुकता ही नहीं। चुपती है ना बातें बेटा, जानती हूं, लेकिन बिना कहे मेरे दिल की भी चुभन कम नहीं होती। मैं चलता हूँ ताई। ना बैठ, मैं रोटी बना देती हूँ। इतनी बुरी भी नहीं है तेरी ताई जी जितना तू समझता है। और सुन, ये बातें ताई जी से मत करना, और ना ही उनसे पैसे मांगना। बैठ अभी। सर, ताई से पैसे मांगने में हमेशा शर्मिंदगी होती थी मुझे। ताई आसपास होती तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था, ये भी मुझे पता था। लेकिन सर, उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल दिया उन्होंने, भिखारी बोल दिया सर। 10-15 मिनट वहीं बैठा रहा सर, मैं गुस्से में था, बहुत गुस्से में। फिर टेंशन थी कि प्रोजेक्ट कैसे सबमिट करूंगा। पूरे साल की मेहनत थी सर, बार बार वो भिखारी भिखारी वर्ड मेरे दिमाग में घूम रहा था। फिर बस कुछ ऑफ सा हो गया मेरे अंदर। बेइज्जती
बर्दाश्त नहीं कर पाया सर। ताया जी जब भी कैश देते लॉकर से देते थे। मुझे मालूम था चाबी कहाँ रखते थे। फिर तुमने वो सारा सामान घर के पीछे वाले गार्डन में फेंका और वहां से भाग गए। तुम जानबूझकर पीछे के दरवाजे से आए और सामने वाला दरवाजा अवॉइड किया, क्योंकि तुम जानते थे कि सामने वाली बिल्डिंग में सीसीटीवी लगा हुआ है। नो सर, मुझे नहीं पता था वहां सीसीटीवी है। मैं पीछे के दरवाजे से ही आता था और वहीं से जाता था। तुमने अपनी ताई और अपनी बहन टीना का कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की, तुम्हारा तिरस्कार किया? ये सब करने के लिए तुम्हें किसी और ने उकसाया था, भड़काया था? सर, कहाँ है मेरा बेटा? कुछ कहा उसने? जी हाँ, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये दोनों कत्ल उसी ने किया। क्यों? उसका कहना है कि उसे प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए थे। पापा वो कुछ पैसे चाहिए थे प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए। कितने चाहिए? 2500। अभी तो इतने पैसे है नहीं मेरे पास। कोई बात नहीं पापा, मैं बंदोबस्त कर लूंगा। आधा घंटा मेरा वेट नहीं कर सकता। आकर देता था ना तुझे पैसे। आज तक मना किया तुझे। आई एम सॉरी ताया जी। ताई जी ने बहुत बेइज्जती कर दी थी। भिखारी बोल दिया था मुझे। उसके लिए तुमने उसे टीना को मार डाला। अब मैं क्या करूंगा? तुम क्या करोगे? उमेश क्या करेगा? तेरी माँ, प्रीति, सब लोग हम क्या करेंगे? अभिमन्यु के माता पिता और बहन को भी यह तिरस्कार चुभता था, पर जब उन्हें पता चला कि अभिमन्यु ने किस तरह तिरस्कार का जवाब दिया, तो उन्हें खुद ऐसा तिरस्कार महसूस हुआ जो जीवन भर शायद भुला ना पाएंगे। धीरज आहूजा पूरी तरह से टूट गए हैं। उनका सारा परिवार, उनकी सारी दुनिया खत्म हो गई है। अब उतना ही दर्दनाक मुकदमा होगा जब वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी को न्याय दिलवाने के लिए अपने भाई के बेटे को सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। पुलिस ने अभिमन्यु के खून से सने जूते भी बरामद कर लिए हैं जो उसने कत्ल के दौरान पहने थे। ये जूते अब सबूतों की लिस्ट में जुड़ गए हैं। अभिमन्यु इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है और बहुत जल्द मुकदमे का सामना करेगा। झापर की तरफ बढ़ो, एक एक कोना छान मारो। साहब, कुछ पता चला साहब? अभी नहीं गोपी, पता चलेगा तो मैसेज आ जाएगा अंदर से। साहब, सब कुछ तो बताइए। अभी बताया ना गोपी को, अब तुझे अलग से बताना पड़ेगा नवीन। पता चलेगा तो दोनों को पता चल जाएगा। सुबह से लगे हुए हैं, जंगल भी छोटा नहीं है, ऊपर से जंगली जानवर भी कम नहीं है। सर, उन दोनों औरतों में से किसी का भी पता नहीं चला अभी तक। गांव में पता लगाया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी टीम जंगल में ढूंढ रही है और दोनों औरतें अपने घर वापस लौट गई हैं? नो सर। सर, गांव में कांस्टेबल तैनात हैं अपने, कोई लौटा नहीं है अभी तक। सर, एक औरत का पति और एक औरत का बेटा रात भर से जंगल में ही बैठे हुए हैं।
सैनी मैं भी निकल रहा हूँ जंगल के लिए। लगता है हमें अपनी सर्च को और फैलाना होगा। सर, एक औरत का पति है और एक औरत का बेटा है जंगल के बाहर, और दोनों को ही नहीं पता कि दोनों औरतें जंगल के किस हिस्से में लकड़ियाँ चुनने जाती थी। जंगली जानवर तो सारे जंगल में फैले हैं सैनी, और ये दोनों औरतें पूरी रात जंगल में रही। बेडरूम में रेस्ट करी थी। नहीं बनाएगी मतलब क्या चंदा? क्योंकि आज उस चुड़ैल मालती की बारी है। खाना पीना झाड़ू पोछा सब वही करेगी आज। हाँ तो मालती है कहाँ? अब कम उसकी नौकरानी है जो ये पता रखे कि मेम साहब कहाँ गई है, किसके साथ गई है, क्या कर रही है। मालती लौटी नहीं जंगल से? कहा पूछो उस ललन से कि कहीं लकड़ियाँ बेचते बेचते उस चुड़ैल का दिल तो नहीं आ गया उस पे। ललन भाई मालती आई थी? मालती तो अभी तक नहीं आई गोपी। लेकिन ललन भाई, आपको लकड़ी बेच बाच कर हर रोज 5 बजे तक लौट आती है मालती। वही मैं भी सोचूं, 7 बज गया अभी तक आई नहीं। ऐसा क्या खजाना मिल गया उसको जंगल में? ललन भाई, माँ आई थी क्या लकड़ी बेचने? नहीं नवीन, राधा जी तो अब तक नहीं आई। दोपहर की निकली है, आपके यहाँ नहीं आई, घर नहीं लौटी, तो गई कहाँ मेरी माँ? नवीन, न तुम्हारी माँ राधा जी यहाँ आई हैं और गोपी न तुम्हारी लुगाई मालती। सर, हमें लगता है कोई जंगली जानवर घसीट के ले गया दोनों को, और ये गोपी और रवि पूरी रात जंगल में ढूंढते रहे, कुछ गांव वालों के साथ। मालती! माँ! माँ! मालती! मालती? माँ! ओ राधा मौसी! मालती! 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 माँ! राधा मौसी! मालती! सर, टीम किधर गई है? छापर की तरफ। साहब साहब साहब! मालिक रुकिए, मालिक मालिक। अरे सांप के पीछे दौड़ने से दोनों मिल जाएंगे क्या? तलाश जारी है, थोड़ा सब्र रखो। चलो पीछे हटो, चलो पीछे। सर, नांगदेव इलाके को पूरा कवर कर लिया, कुछ नहीं मिला। अब छापर की साइड देख रहे हैं। गोपी और नवीन का कहना है कि मालती और राधा शायद छापर इलाके में लकड़ियाँ चुनने जाती थी। घर वाले और गांव वालों का कहना है कि ये दोनों औरतें कल दोपहर को लगभग 3 बजे आई थी और उसके बाद से घर वापस नहीं लौटी हैं। सर लात मिली वहाँ पे। तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ, एक लाश मिली है। फोटोग्राफर और फॉरेंसिक को भी। ओके सर। पूर्वी, एम्बुलेंस बुलाओ, मैं फोरेंसिक और फोटोग्राफर को बुलाता हूँ। साहब क्या बात हो रही है? साहब कुछ तो बता दो साहब। बताइए ना साहब। एक लाश मिली है, अभी बाहर लेकर आएंगे तब देख लेना। वार शायद इससे किया होगा सर। सुसाइड दिखाने की नाकाम कोशिश की गई है। ये देखो, साड़ी को ठीक से पेड़ से बांधा नहीं है। सैनी, औरत जवान है। सर, एक और लाश मिली है। ये देखिए सर, लाश। लगता है गला घोटा गया। दोनों साथ ही जंगल आया करती थी और साथ ही मारी गई। सैनी, ये किसी जंगली जानवर का अटैक नहीं, बल्कि किसी इंसान का अटैक, जो किसी जंगली जानवर से भी बदतर है। सर, एक और लाश। आप लोगों में से कोई जानता है कौन है ये आदमी? पक्का कोई नहीं जानता इसे?
सर तीनों लाशों के आसपास से किसी का भी मोबाइल नहीं मिला। इस लकड़े पर जो खून के निशान हैं वो विक्टिम मालती के खून से मैच करते हैं। इसे सुसाइड दिखाना एक नाकाम कोशिश थी। सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया होगा। कोई सेक्सुअल असॉल्ट? हाँ, अटेम्प्ट टू रेप कह सकते हैं। विक्टिम लड़ी, ये भी अटैकर से लड़ी। दोनों की मौत लगभग एक ही समय पर हुई है, मुश्किल से चंद मिनटों का फर्क। सर राधा पुजारी के गले पर जो स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स मिले हैं उससे हमें ये फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, काफी धुंधले से हैं। सी मालती की बॉडी पर कुछ उंगलियों के निशान मिले हैं। सिर्फ एक की उंगलियों के निशान है या और भी हैं? हमें मालती की बॉडी पर 3 अलग लोगों के फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले हैं। उसमें से एक फिंगरप्रिंट राधा की बॉडी पर मिले हुए फिंगरप्रिंट से मैच करता है। इसका मतलब ये है कि दोनों बॉडीज पर 1 सेट ऑफ फिंगरप्रिंट्स कॉमन है। ये जो 3 सेट ऑफ फिंगरप्रिंट्स हैं, ये इन्हीं तीनों विक्टिम्स के हैं या फिर किसी और के हैं? नहीं, इन तीनों के अलावा 3 अलग लोगों के फिंगरप्रिंट्स हैं। और सर मालती की बॉडी पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो धुंधला से गए हैं। शायद काफी झड़प हुई होगी, मालती काफी लड़ी होगी। एक पीछे से सिर में, एक सामने से सीने में। शायद ये भाग रहा होगा जब पहली गोली इसके सिर के पिछले हिस्से पर लगी। पॉइंट ब्लैंक रेंज। तमंचे की गोलियां, 6 गोलियों वाला तमंचा है, लोकल मेड। 6 गोलियों वाला तमंचा, 4 से 5 के बीच, राइट? साहब मेरी पत्नी मालती और राधा बहन सालों से एक साथ लकड़ी चुनने जाती थी। लल्लन भाई के यहाँ लकड़ी बेचकर 5 बजे तक घर लौट आती थी। कितने बजे निकलती थी तुम्हारी पत्नी घर से? 3 बजे साहब। कल भी माँ रोज की तरह 3 बजे ही निकली थी घर से। खाना वाना खा के थोड़ा सुस्ता ही, उसके बाद रोज मालती के साथ ही जंगल में जाती थी? जी साहब, माँ कहती थी दोनों जंगल के बाहर ही मिलती थी, फिर साथ में लकड़ी चुनती और लल्लन भाई के यहाँ साथ में बेचती। साहब मैं तो ठीक ठाक कमा लेता हूँ। कई अर्सों से माँ का बोल रहा था कि 7 साल से लकड़ियां चुन रही हो, अब तो बंद कर दो। कहती थी मुझे मेरी कमाई पसंद है। इस आदमी को पहचानते हो? नहीं पहचानते साहब। नहीं साहब, कभी नहीं। मालती ने कभी किसी आदमी का जिक्र नहीं किया। कैसा हो सकता है ऐसे? लल्लन इसे पहचानता है और तुम नहीं। ये आदमी तुम्हारी माँ और गोपी की पत्नी मालती के साथ जंगल में लकड़ियां उठाने जाता था, और तुम और गोपी दोनों ये कह रहे हो कि तुम इसे नहीं पहचानते। चलता हूँ। ओ ललन भाई, अब तो हमारी लकड़ियों का भाव बढ़ा दो। जब सामने से हमको 4 पैसा मिलेगा तभी तो हम 2 पैसा दे पाएंगे ना। हम सब एक ही नाव में सवार हैं। पर हमरी नाव ज्यादा झुकी है ललन। राधा जी, ऐसा लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। कहाँ? यही राधा बहन और मालती के साथ आता था, उनकी बोरियां उठा के और रखता था और चला जाता था। रखता था, चला जाता था। उन लोगों में कोई बातचीत नहीं होती थी? साहब 2 शब्द बात होती थी उससे, कहता था चलता हूँ। चलता हूँ। और मालिक फिर अगले दिन हाजिर हो जाता था इनकी बोरियां उठा के। वो उसे लकड़ियां उठाने के पैसे देती थी क्या? हमारे सामने तो नहीं दिया कभी। तो तुमने कभी पूछा नहीं कौन है, क्या नाम है? अरे साहब, हमको लकड़ी से मतलब है, उन लोगों को पैसे से मतलब था। मतलब तुम्हारी कोई बातचीत नहीं होती थी उनसे? जी नहीं साहब, सब मालती को मैं 2 सालों से जानता था और पूरे गांव को पता है कि वो गोपी की दूसरी बीवी है। पर मजाल है कि मैंने कभी पूछा हो कि वो पहली बीवी चंदा के साथ कैसे एक छत के नीचे रहती है। मालती तुम्हारी दूसरी पत्नी थी? जी साहब। तभी मैं सोचूं तुम दुखी लग रहे थे, डरे हुए लग रहे थे, लेकिन परेशान नहीं। क्या कह रहे हैं साहब? मैं तो बहुत परेशान रहा हूँ कल शाम से साहब। तभी तो गांव वालों के साथ रात भर जंगल में ढूंढते रहे हम। नवीन भी बहुत परेशान था साहब। हम दोनों वहीं बैठे रहे जब तक आप लोग ढूंढ रहे थे। तुम्हारी पहली पत्नी चंदा क्या काम करती है वो? साहब वो होटल में साफ सफाई में है। कहाँ? राशीन में। तो लल्लन का कहना है कि वो इस अज्ञात आदमी को पिछले 6 महीने से रोज देखता था, लेकिन उसे इसका नाम नहीं मालूम। सर कह तो रहे नहीं पता। वैसे 2-4 लोगों को मैं इलाके में घुमा रहा हूँ ये पता करने के लिए कि वो आदमी था कौन। सर ये तीनों एक दूसरे को जानते थे, एक साथ जंगल में भी होते थे। ये ट्रिपल मर्डर शायद कनेक्टेड हो सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि इन तीनों में से शायद निशाना कोई एक हो और बाकी 2 सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि उस वक्त वो वहां पर मौजूद थे। सर हो सकता है निशाना वो आदमी रहा, पर इस वक्त हमारे पास उस पर शक करने जैसी कोई डिटेल नहीं है। शा पे निशाना मालती भी हो सकती थी। ये मालती गोपी की पहली पत्नी चंदा के साथ एक ही छत के नीचे रहती थी और दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। सर पूछिए मत साहब, दोनों बीवियां ऐसे लड़ती है मानो के बिल्लियां हैं। आप शर्मिला जी से पूछ लीजिए। शर्मिला कौन? उनकी पड़ोसन है। 2-2.5 साल पहले गोपी ये
दूसरी वाली को ब्याह कर लाया था जिसका मर्डर हुआ, मालती। दोनों पहले से साथ रहने लगे थे? दोनों की मजबूरी थी साहब, दोनों का कोई मायका नहीं है, मेरा मतलब परिवार नहीं है, तो अलग होती भी कैसे, कहाँ जाती? तो कर लिया समझौता, बांट लिया था आदमी को, लेकिन साहब झगड़ों में कोई समझौता नहीं किया था। तो फिर गृहस्थी चलती कैसे थी? इस गोपी ने कुछ कायदे कानून बनाए थे, जैसे एक दिन चंदा खाना बनाएगी, बर्तन मांजेगी और घर के सारे काम करेगी, तो दूसरे दिन मालती। सर अपने 2-4 खबरी उस मोहल्ले में पता लगा रहे हैं कि उन 2 औरतों और उस आदमी के बीच में कोई चक्कर वक्कर तो नहीं था। तीनों की लाशें अलग अलग जगह से मिली, लेकिन पास से। हमें इस अज्ञात आदमी की आइडेंटिटी का जल्द से जल्द पता लगाना होगा। सर गोपी की पहली पत्नी चंदा को सबसे पहले इंटरोगेट करते हैं। इस वक्त सबसे मजबूत एंगल उसी का लग रहा है। उसके और मालती के बीच काफी झगड़े होते थे। और सर नवीन की माँ राधा बहुत ही सीधी सादी औरत मालूम पड़ती है, किसी ने उसके बारे में गलत नहीं बोला, वो शायद गलती से मारी गई हो। इन तीनों के बीच रिश्ता क्या था और इस रिश्ते से किसे आपत्ति थी, वो हमें बताएगा कि निशाना कोई एक था, कोई 2 या फिर 3। पुलिस टीम एक ट्रिपल मर्डर, एक अटेम्प्टेड रेप और एक अनजान विक्टिम को लेकर जूझ रही थी। इस कांड का मकसद स्पष्ट नहीं था और स्पष्ट होने में वक्त लगने वाला था। शुरुआत हुई एक आदमी के साथ जो कुछ जानता था। क्या जानते हो तुम ट्रिपल मर्डर केस के बारे में? हम मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, पर सब जो आदमी मारा गया है वो उसको हम जानते हैं। उमेश यादव, करते क्या हो तुम? साहब वो सहारनपुर हाईवे के बाईपास के पास एक होटल बन रहा है, हम वहीं पर काम करते हैं। उस आदमी की जो लाश मिली है उसकी तस्वीरें किसी मोहल्ले में दिखाई थी क्या? नो सर, सर पूछताछ ही चल रही है, वो भी ज़बानी। और सर लाश की तस्वीरें ना हमने टीवी पे दिखाई हैं और ना ही किसी अखबार में। उस लाश की तस्वीरें हमने किसी को नहीं दिखाई। फिर तुझे कैसे पता चला कि जो आदमी मारा गया है उसे तू जानता है? वो जो आदमी मारा गया है वो हमारा दोस्त ओम प्रकाश ही था। हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता चला कि ओम प्रकाश मारा गया है? उमेश, ये उमेश, क्या हुआ रे गुड्डू? वहाँ जंगल में पुलिस को 3 लाशें मिली हैं। कौन थे वो लोग? गांव की 2 औरतें थी और एक आदमी, और जो आदमी है तुम्हारा दोस्त ओम प्रकाश लगता है। जब आप लोगों को लाशें मिली थी तब गुड्डू वहीं पर था। गुड्डू जो है वो ओम प्रकाश के गांव का ही लड़का है। वो आप लोगों से कहने के लिए डर रहा था तो उसने हमको आकर बता दिया, लेकिन हमको इतना मालूम है कि ओम प्रकाश किन्हीं 2 औरतों के लिए लकड़ियों की बोरियां उठाता था। अरे ओम प्रकाश, हाँ एक बात पूछें का? ये बताओ कि तुम्हारी फैक्ट्री की शिफ्ट तो 4 बजे खत्म हो जाती है ना? हाँ। तुम काहे नहीं हमारे साइट पे आ जाते हो? 4:30 से 7:30 बजे तक 3 घंटा काम करें और ठेकेदार से घंटा के हिसाब से मजदूरी ले लें। उस मजदूरी से हम कौन सा बंगला बना लेंगे? हाँ, और वैसे भी हमारे लिए 8 घंटे बहुत है फैक्ट्री में दिन के। एक बात बता, वो 2 औरतन के लिए तू जाता है जंगल में वजन उठाने के लिए, है? कितना पैसा देती होंगी तुझे? अरे हमारी साइड पर दुगना तिगना मिलेगा। हम एक पैसा नहीं लिया उनसे अब तक। तो क्या तुमका भूत सवार है समाज सेवा का है? अरे वो बात नहीं है यार, हम एक दिन फैक्ट्री से जल्दी निकल गए, सोचा सड़क किनारे बैठ के चाय पी ले। सामने से वो दोनों आ रही थी। अरे क्या हुआ? अरे चोट लगी का? शायद थोड़ी मोच आई है। चलिए चलो उठो, हम पहुंचा देते हैं। चलिए। ओ बांजी, हाँ लाइए अपना लकड़ियाँ भी दे दीजिए, हम उठा लेंगे। अरे नहीं नहीं, रहने दे, हमारी लकड़ियाँ ही हम ही उठाएंगे। अरे तो आज हमें उठाने दीजिए। अरे रहने दे, चल। लाइए तनिक आराम भी कीजिए। दीजिए। वो दोनों बहुत गरीब है, हमरे जैसी। बेचारी लकड़ियां बेचकर 2-4 पैसा कमा लेती है और हम भी फैक्ट्री से जाने के बाद जंगल में जाके उनकी मदद कर देते हैं और 5 बजे तक तीनों काम समेट कर जंगल से बाहर। ओम प्रकाश भैया, दाल में कुछ काला तो नहीं है ना? अब भैया, किसी जरूरतमंद की मदद करना जमाना काला समझे तो काला सही, वैसे इसमें तुम्हारा दोस्त नहीं, जमाने का है। कौन औरतें हैं, क्या हैं? कुछ नहीं। अच्छा उमेश, दाल में क्या कुछ काला था? पता नहीं साहब, पर
पिछले 8 साल से ओम प्रकाश हमारा दोस्त है। जब वो गोरखपुर से आया था ना, तब से हमारे साथ ही रहता है। तुम्हारा ये दोस्त ओम प्रकाश किस फैक्ट्री में काम करता था? सब वो शक्तिमा इंडस्ट्रियल एस्टेट है ना, वहीं पर J&D टेक्सटाइल का यूनिट है। सर, J&D टेक्सटाइल्स में सभी ओम प्रकाश को संत आदमी कहते हैं। अगर ओम प्रकाश संत था तो फिर वो शैतान कौन है जिसने 3-3 लाशें बिछा दी? सर, विक्टिम राधा का बेटा नवीन और उसकी बीवी जानवी, इन दोनों की खूब ग्रिलिंग की, खबरी भी लगे हुए, लेकिन अभी तक इतना ही पता चला है कि राधा एक सीधी सादी औरत थी, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी इसकी। इतना ख्याल रखती थी मैं माँ जी का, और पुलिस वाले हमारे पड़ोसन से पूछ रहे थे कि मैं माँ जी से झगड़ती थी। एक तो माँ के जाने का दुख, ऊपर से उल्टे सीधे सवाल। पुलिस वाले पूछा किसी से कि मैं माँ को मरवा सकता हूँ? सोचो, मैं जानता तक नहीं था उस आदमी को। कितनी बार मैंने माँ से कहा था कि लकड़ी वाला काम बंद कर दो, पर नहीं, जिद पकड़ के बैठी थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि माँ जी का और मालती का उस ओम प्रकाश के साथ क्या चल रहा था। सर, जितना ओम प्रकाश ने उमेश को बताया और जितना उमेश ने हमें बताया, हमें सिर्फ उतना बताया। उसके आगे इसका राधा और मालती के साथ क्या संबंध था, यह भी क्लियर नहीं है। मालती का सर लकड़ी से फोड़ा गया, राधा का गला दबाया गया और ओम प्रकाश पर गोलियां चलाई गई। इतनी भयंकर दुश्मनी, इतनी नफरत आई कहां से? सर, ये चंदा भी मालती से नफरत करती थी, सौतन थी उसकी। बिना गाली गलौज के खाना हजम हो रहा है तेरा? अभी तो चुपचाप खाना खा रहे हैं। रोज तो उस चुड़ैल के खाने की तारीफ करते रहते थे और हमारे साथ गाली गलौज। कहीं ऐसा तो नहीं तीसरी का बंदोबस्त करके रखा हो तो हम दोनों में से एक को बाहर निकालना था? बकवास ना कर। मुझे तो शक है कि मालती को तूने मरवाया। हम नहीं मरवाया उसको, उस आदमी को हमने ही उसके पीछे लगवाया था उस पर नजर रखने के लिए, और फिर मरवा दिया राधा जी को और उस आदमी को भी। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ताने घिस रही है कि सच बोल रही है? आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे हम आपका सच्चाई का काला चिट्ठा खोल रहे हो। तीन वर्दी के पुलिस वाले दीवारों पे कान लगाए खड़े हैं, उठा ले जाएंगे हमको और भरता बना देंगे दोनों का। क्या चंदा 3-3 मर्डर करवा सकती है? सर, उठवा के थोड़ी गर्मी दिखाते हैं। वैसे भी फॉरेंसिक ने क्लियर कर दिया है कि इस अटैक में 3 लोग शामिल थे। हो सकता है चंदा ने किसी को सुपारी दी हो या फिर खुद 2 लोगों के साथ मिलकर ये काम किया। सनी, कल सुबह सबसे पहले चंदा को लेकर आओ। कितनी भड़ास थी, कितनी जलन थी, कल नापते हैं। सौतन थी हमरी वो, भाग गई थी गोपी को तो उठा लाया। दुश्मन थी हमरी वो। कितनी दुश्मनी थी, किस हद तक गई? हम भगवान से रोज प्रार्थना करते थे कि वो हमारे घर से हमेशा के लिए चली जाए, लेकिन दुनिया से नहीं। तेरी प्रार्थना तो कबूल हो गई नहीं, या कबूल करवाई गई? हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम किसी को मरवा सके। और वैसे भी साहब, हमारी दुश्मनी मालती से थी, बाकी दो को तुम जानते तक नहीं, तो उनको मरवा के हमको कौन सा सुकून मिल जाता। रास्ते का पत्थर हटाते वक्त आसपास के कंकड़ों का ख्याल कौन रखता है? कि राधा ओम प्रकाश ये तो आसपास के कंकड़ थे जिन्हें तेरे भेजे तीनों हत्यारों ने यूं ही मार डाला। कौन थे? किराए के, रिश्तेदार या दोस्त? कैसी बातें करते हैं आप साहब, हम कैसे किसी को किराए पे लेकर आएंगे? लोग हमें किराए पे ले जाते हैं अपने काम के लिए। हमारा पति मजदूर है और हम होटल में साफ सफाई का काम करते हैं साहब। 2 वक्त की रोटी ठीक से कमा नहीं पाते, 3-3 गुंडों को पैसा कहाँ से देंगे? दोस्त और रिश्तेदार ये तो बिना पैसे के ही काम कर देते हैं। हाँ साहब, लेकिन दोस्ती और रिश्तेदारी इतनी गहरी होनी भी तो चाहिए ना। हम अनाथ है बचपन से, ये 11 साल से अपने आप को संभाल रहे हैं। और वो मालती को तो हम जुबान से काटते थे साहब, मारने वारने का कभी नहीं सोचा उसको। ये चंदा काफी ढीठ है। इसके और गोपी के फोन रिकॉर्ड्स में कुछ नहीं दिखा रहा है सर। तीनों विक्टिम्स के फोन रिकॉर्ड्स? कुछ नहीं सर, बस एक ही बात कॉमन है। क्या? इन दोनों की लास्ट सेल फोन लोकेशन सहारनपुर हाईवे के पास है, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। तीन कातिल, 3 विक्टिम। इन तीनों को भला किसी ने क्यों मारा होगा? 2 लकड़ियां चुनने वाली गांव की गरीब औरतें और एक फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करने वाला आदमी, वो भी संत टाइप का। सर, कहीं ऐसा तो नहीं असली टारगेट ये ओम प्रकाश था और ये दोनों औरतें कोलैटरल डैमेज? उमेश यादव? सैनी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि
ये उमेश यादव कोई कहानी बना रहा है? उमेश की कड़ी क्वेश्चनिंग और क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई, उसकी सारी डिटेल्स खोद निकाली गई, लेकिन उसके खिलाफ शक करने जैसा कुछ भी सामने नहीं आया। तो फिर इस हत्याकांड का मकसद क्या था? वो एक सिंगल सुराग क्या था जो इस भयंकर ट्रिपल मर्डर केस को अंजाम दे सकता था? सर, शक्तिमान इंडस्ट्रियल एस्टेट में कम से कम 100 लोगों से पूछताछ की, सुपारी लेने वालों से भी पूछा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। सैनिक, कब तक हम ये सिर्फ पूछताछ ही करते रहेंगे? मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का केस है। सर, तमंचा आसपास के एरिया में कौन यूज करता है आप देख सकते हैं। और वैसे भी हमारी डिस्ट्रिक्ट में 500,000 रुपए में तमंचा चलाने वालों की कमी नहीं है। ओम प्रकाश को 6 गोलियों वाले तमंचे से मारा गया? जी सर, तमंचे से, कट्टे से नहीं। तमंचा से नहीं, पूरा तमंचा बाजार खंगाल डालो, सारे के सारे हिस्ट्री शूटर्स को उठा लो। 6 गोलियों वाले तमंचे का इस्तेमाल हुआ है। कोई ना कोई होगा जो इस तमंचे के बारे में जानता होगा। सर, लेकिन लोकली मेड तमंचे का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। जानता हूं सैनी, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर भी पूछ पूछ कर, सूंघ सूंघ कर किसी भी हालत में हमें इस तमंचे तक पहुंचना है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। नीचे देखो टेबल पे। बढ़िया है। कुंवारा है कि खून चका चुका है? क्या है? तुमको क्या करना है? हम एक खास तमंचा ढूंढ रहे हैं। घास के बोरे में सुई खोज रहे हो? ये हाईवे यहाँ से रोज हजारों ट्रक निकलते हैं और लगभग सब ट्रक ड्राइवर के पास ही तमंचा होता है। क्या है? बताए, जब सहारनपुर से माल लाद के देहरादून जाते हैं और जब देहरादून से माल लाद के सहारनपुर आते हैं तब हाईवे पे लुटेरे धावा बोल देते हैं उनसे बचने के लिए, और कभी कभी ये चल भी जाता है। सर, जिस जंगल में कांड हुआ वो सहारनपुर और देहरादून के बीच में पड़ता है। हजारों ट्रक अप डाउन करते हैं। तो हम भी हजारों आदमी लगा देंगे अली, तू उसकी चिंता मत कर। तो बस ये पता लगा कि ओम प्रकाश पर तमंचा किसने चलाया और साथ में 2 गरीब औरतों को मार डाला। सर, लॉजिक से जाए तो पहले JND टेक्सटाइल्स पे धावा बोलना चाहिए। ये ओम प्रकाश वहाँ जॉब करता था, हो सकता है किसी ट्रक वाले से पंगा लिया हो। JND टेक्सटाइल को रेड करो। शक पहले तीनों विक्टिम्स के करीबी लोगों पर था, फिर इन्वेस्टिगेशन का फोकस शिफ्ट हुआ व्यक्तिगत दुश्मनी पर, और आखिरकार किसी अज्ञात हमले का एंगल भी इन्वेस्टिगेट किया गया। अब सारी तहकीकात एक तमंचे पर टिकी थी। किसने यह तमंचा फायर किया था और वो कौन 3 लोग थे जिन्होंने ये 3 कत्ल किए थे और क्यों? हेलो, क्या मैं सब इंस्पेक्टर सैनी जी से बात कर सकता हूँ? हाँ, बोल रहा हूँ। जी, मेरा नाम अंकित पुरी है। मैं शक्तिमान इंडस्ट्रियल एस्टेट से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। देखिए सर, मैं यहाँ शरद पाइप यूनिट में वेयर हाउस मैनेजर हूँ। आपके इन्फॉर्मर ने मुझसे कांटेक्ट किया था। कहिए, क्या कहना है आपको? वो आपके इन्फॉर्मर ने कहा कि हमारे ट्रक ड्राइवर में से जिन के पास में गन है, तमंचा है। आपको पता है कि इनके पास है? देखिए सर, इस ट्रिपल मर्डर और तमंचे के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो जो पता है वो बताइए। दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन उस दिन 26 तारीख को हमारे वेयर हाउस से पिकअप था 5 बजे, लेकिन वो पिकअप लेट हुआ। 5 की जगह 6:30 बजे निकला और ट्रक सहारनपुर से आई थी। कितने बजे? कितने बजे हैं? ट्रैफिक लग गई थी ना साहब, वो बाहर का तो पूरा रोड जाम पड़ा है। 4 घंटे तो हम खुद अटके पड़े। साहब, हम लोग सुबह 11 बजे सहारनपुर से निकले। साहब, हमें भी तो रात को चलाना पड़ेगा ना गाड़ी, खतरा सर पे उठा के। मैंने पार्टी को ज़बान दी है कि सुबह 5 बजे हमारा माल उसके वेयर हाउस में होगा, और होगा मतलब होगा। सर, कादर सैयद ट्रक ड्राइवर है, मोहसिन अंसारी उसका पार्टनर ड्राइवर है, और जहीर सिद्दीकी क्लीनर था उस ट्रक का। हाँ, पर आप इन तीनों की बात क्यों कर रहे हो? सर, उन तीनों ने कहा कि वो लेट हुए थे। हाँ तो? सर, मेरे सुपरवाइजर नितिन ने मुझे एक बात बताई। सर, ये तीनों 1 नंबर के झूठे हैं। क्यों? सर, आज जब मैं छापर फैक्ट्री गया था दोपहर में। हाँ, क्या हुआ? तो सर, मैं जंगल रोड से लौट रहा था
उस समय तकरीबन 3 बज रहे थे दोपहर के। तब मैंने देखा इनकी ट्रक वहां जंगल के पास रुकी हुई थी। मुझे इन सभी ट्रकों के नंबर याद हो गए, तो ये ट्रक देखकर मैंने फौरन पहचान लिया। फिर मैंने सोचा छापर रोड पर ट्रक थी जंगल के पास, और वहां से ज्यादा 45 मिनट लगने चाहिए थे। उस समय 3 बज रहे थे, तो 4 बजे तक यहाँ आ जाना चाहिए था। 6:30 बजे तक क्या कर रहे थे? इनके बॉस गिरीश से शिकायत करनी पड़ेगी इनकी। सर, मेरा नाम मत लीजिएगा, पर ये तीनों इस वक्त भी पिए हुए हैं। वो आ रही है जबरदस्त। ये तीनों कादर, मोहसिन और जहीर अभी भी तुम्हारा माल ट्रांसपोर्ट करते हैं? नो सर, उनके बॉस गिरीश ने दूसरे ड्राइवर भेज रखे हैं। क्यों, आपने शिकायत की थी क्या? नहीं सर, मैंने शिकायत तो की नहीं, लेकिन 26 तारीख की डिलीवरी के बाद दोबारा वो लोग यहाँ माल उठाने के लिए नहीं है। अच्छा किया जो आपने इन्फॉर्मेशन दी। मुझे इन तीनों के नंबर्स और इनके बॉस गिरीश का नंबर तुरंत चाहिए। फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से 3 आदमी थे और इस वक्त हमारे पास ये 3 संदिग्ध हैं, कादर सैयद, मोहसिन अंसारी और जहीर सिद्दीकी। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तगड़े बन रहे हैं सर। जंगल के पास ट्रक, शराब का नशा, झूठ बोलना और लेट होना। फ़ोन नहीं करते, डायरेक्ट उठा लेते हैं। सैनी तुम एक काम करो, ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक गिरीश को फ़ोन लगाओ और उससे कहो कि तीनों को वहीं बुला ले। कादर सैयद, मोहसिन अंसारी और जहीर सिद्दीकी। गिरीश, ये तीनों इस वक्त किस सेक्टर में ट्रक चला रहे हैं? जी हाँ सर, ये पहले देहरादून सहारनपुर रूट कर रहे थे, पर अब मैंने उन्हें बद्दी हिमाचल साइड में लगा दिया है। पर बात क्या है सर? 26 जून के बाद इनका सेक्टर चेंज किया था? जी। क्यों? सर, इन तीनों ने शिकायत की थी कि सहारनपुर देहरादून रूट पे जो रास्ते में जंगल पड़ता है वहाँ लुटेरे हमला कर देते हैं। इन्हें डर लगता है तो ये वहाँ नहीं चलाना चाहते। इस वक्त कहाँ मिलेंगे ये तीनों? सहारनपुर में ही है। पर बात क्या है सर? इन तीनों को तुरंत फ़ोन करके अपने ऑफिस बुलाओ। मैं 12:30 बजे तक वहाँ पहुँच रहा हूँ। और इनसे कुछ मत कहना कि मेरी तुमसे क्या बात है, और मुझसे पूछना मत कि मैं क्यों कह रहा हूँ। बस जितना कह रहा हूँ उतना करता जाओ। डिलीवरी कहाँ करनी है गिरीश भाई? बताता हूँ। PSI सैनी। गिरीश भाई, ये क्या हो रहा है गिरीश भाई? दरअसल जो कांड होना था वो हो चुका है। कैसा कांड साहब? 26 जून को शाम 3-4 बजे के आसपास छापर गांव के पास वाले जंगल में तुम लोग क्या कर रहे थे? हैदर, 26 जून की शाम को 3 से 4 के आसपास तेरा ट्रक किसी ट्रैफिक में नहीं फंसा था, बल्कि छापर गांव के पास वाले जंगल से लगकर पार था। सबूत है इसके हमारे पास। तुम तीनों के फोन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि तुम तीनों वहां पर थे। अब तुम तीनों मुझे यह बताओ कि तुम लोग वहां पर क्यों थे? इन तीनों की किसी ने तस्वीरें दी थी तुम्हें और बताया था कि ये तीनों उस वक्त वहां पर मिलेंगे, खत्म कर दो? क्या फिर ये सब एक इत्तेफाक था कि उस वक्त तुम लोग वहां पर थे और बस एक लम्हे में ये सब हो गया? देखो, इस वक्त मुझे सिर्फ सच सुनना है, पूरा सच, और वो भी बहुत जल्दी। या तो तुम तीनों मुझे ऐसे ही सच बता दो, नहीं तो अतड़ियों में हाथ डाल के सच निकलूंगा। कादर, मोहसिन और जहीर तीनों हक्का बक्का रह गए कि आखिरकार पुलिस उन तक पहुंची कैसे। इन तीनों ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकेगा किसी दिन। ठीक उसी तरह जैसे इन तीनों ने सोचा नहीं था कि 26 जून की उस शाम को जंगल में क्या होने जा रहा था। अरे आ जाओ भाई लोग, बहुत भूख लगी है। हो जाए 2-2 घूंट। अरे हो जाए, इसमें पूछने वाली क्या बात है?
उस्ताद जी 2 गुट हो गए, अब 2 होने वाले भी हो जाए। 5 बजे तक पहुंचना भी तो है वेयर हाउस। बस रोज का काम है मेरा, माल उठाओ माल पहुंचाओ, मसाला मशीन हो गया है। हम आंखें मूंद के भी पहुंचा दूं ना तो भी माल पहुंच जाता है जहाँ पहुंचाना होता है। राधा बहन, मालती बहन, हम पहुंच गए। अरे हाँ हाँ बैठो भी, अब तक हमारी लकड़ी इकट्ठा नहीं हुई है। ठीक है, बैठे वहां पे। जहीर, हसीन, देख जंगल में मंगल हो जाए तो घूट। कौन है आप लोग? क्या चाहिए? तुम लोगों ने एक औरत का रेप करना चाहा, नहीं हुआ तो उसे मार डाला। एक दूसरी औरत ने तुम्हें देख लिया तो तुमने उसे भी मार डाला। उसके बाद एक आदमी ने और देखा तो तुमने उस आदमी को गोलियों से भून डाला। कादर, मोहसिन और जहीर, इन तीनों की मालती से कोई जान पहचान नहीं थी। बस वो उसे अपनी नशीली हवस का शिकार बनाने की कोशिश में थे। ना वो राधा को जानते थे और ना उनका ओम प्रकाश से कोई ताल्लुक था। कादर, मोहसिन और जहीर ने इन तीनों विक्टिम्स के मोबाइल फोन ले लिए थे और सहारनपुर हाईवे के पास एक नदी में फेंक दिए थे। मालती और राधा के घर वाले और ओम प्रकाश का दोस्त उमेश, इन तीनों में से किसी के पास शब्द नहीं थे अपने शौक और शोक को बयां करने के लिए। जब उन्हें पता चला कि दरअसल तीनों के तीनों मौत के घाट सिर्फ इसलिए उतारे गए क्योंकि वो कातिलों की विकृति के गवाह बन गए थे। अदालत में दलील जरूर होगी कि तीनों आरोपी बेहद गरीब परिवार से आते हैं और उन परिवारों की जीविका के लिए कमाई का एकमात्र जरिया भी हैं। यह भी आर्ग्यू किया जाएगा कि ये तीनों फर्स्ट टाइम क्रिमिनल्स हैं, लेकिन ये ट्रिपल मर्डर इन तीनों कातिलों की जड़ता का उदाहरण है। इन तीनों ने वो जुर्म किया है जो दुनिया का सबसे संगीन जुर्म है, हत्या। तीनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। इन पर गैर कानूनी हथियार रखने के और बलात्कार करने की कोशिश के चार्जेस भी लागू हुए हैं। तीनों फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में हैं। कल रात सीआईडी के एपिसोड के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।